हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसे इंडिया का हर एक एम्प्लॉय यूज़ तो करता है, लेकिन इसको समझने वाले काफ़ी कम लोग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो जब भी आप किसी नए जॉब में जाते हैं या फिर अगर आपकी खासकर पहली जॉब है, तो आपकी इन हैंड सैलरी काफ़ी कम होके आती है, मतलब उसका हिस्सा कट के आता है और ये काफ़ी कुछ हिस्सा ईपीएफ के लिए कटता है। शुरू में ये काफ़ी अननेसेसरी लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन ईपीएफ एक यंग एडल्ट के लिए जो कि अपनी पहली जॉब में है, पैसा ग्रो करने की सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करती है और वो है सेविंग्स। और जब हम रिटायर्ड होते हैं या जब आप रिटायर होंगे तो आपका रिटायरमेंट फंड उसमें ईपीएफ का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हमें अभी अननेसेसरी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये पैसा ग्रो करके काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेविंग स्कीम्स इन इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चालू की गई है। जब आप रिटायर होंगे, यही सेविंग्स आपको रिटायरमेंट के टाइम एज ए लमसम अमाउंट मिलेगी और विद इंटरेस्ट मिलेगी। ये इंटरेस्ट ईपीएफओ द्वारा मैनेज होता है एंड रिटायरमेंट के टाइम पे ये पूरा लमसम अमाउंट टैक्स फ्री होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईपीएफओ क्या है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज, ये इस ईपीएफ स्कीम को मैनेज करती है और क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है, इसलिए ये एक लो रिस्क स्कीम है, यानी कि आपका पैसा डूबने की संभावना काफ़ी कम है। ईपीएफ में आपको और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को हर महीने एक फिक्स परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि आपकी सैलरी से ही कटेगा। आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपकी सैलरी से कटेगा, प्लस सिमिलर अमाउंट कंपनी अपने द्वारा देगी जो आपके सैलरी से अलग होगा। ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स कर रखा है, जो कि है 12%। अब ये 12% किसका? आपकी सैलरी में एक बेसिक सैलरी का कंपोनेंट होता है, प्लस एक डियरनेस अलाउंस का कंपोनेंट होता है। तो आपकी सैलरी का बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% ईपीएफ में जाए। ये हो गई एम्प्लॉय, यानी अगर आप एम्प्लॉय हैं आपकी बात। अब आते हैं एम्प्लॉयर के बारे में। जैसा कि हमने बताया, आपकी सैलरी का 12% ईपीएफ में जाएगा। सेमली अगर आप आपकी कंपनी की बात करें तो आपकी कंपनी भी आपकी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन कंपनी की तरफ से ये जिसमें जाता है उसका रेशियो थोड़ा अलग है। ये किन किन चीज़ों में जाता है, आइए देखते हैं। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है उसका 12% पर्टिकुलरली 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। पहला है ईपीएफ, दूसरा है ईपीएस एंड तीसरा है ईडीएलआईएस। आपकी बेसिक्स प्लस डीएनएस अलाउंस का 12% जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। तो पहला 8.33% जो जाता है वो जाता है ईपीएस, दूसरा 3.67% जो जाता है वो जाता है ईपीएफ और तीसरा आता है ईडीएलआईएस, उसमें आपके कंट्रीब्यूशन जाता है 0.5%। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ईपीएस और ईडीएलआईएस पे, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख ही रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ इंस्टेंसेस में आपका कंट्रीब्यूशन या फिर आपकी कंपनी का कंट्रीब्यूशन चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कंपनी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें टोबैको से जुड़ी हुई है या जूट या ब्रिक या मोटर से जुड़ी हुई है, ऐसे इंस्टेंसेस में आपका कंट्रीब्यूशन 10% भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, शुरू में आपने अभी कंपनी ज्वाइन कर लिए या मतलब आपकी जॉब पहली जॉब है, उस केस में भी आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है। सरकार ने 2018-19 के यूनियन बजट में ये तय किया था कि वुमेन एम्प्लॉयज़ अपने पहले 3 साल के एम्प्लॉयमेंट में अपना ईपीएफ कंट्रीब्यूशन चेंज कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 12% से लेकर 8% पे ला सकती हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, यानी कि इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ने इस साल इंटरेस्ट रेट 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया है। ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहता है, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक अगले साल तक वैलिड रहता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये हर साल चेंज कर सकती है एंड
इस इंटरेस्ट का पैसा हर साल 31 मार्च को ट्रांसफ़र किया जाता है आपके अकाउंट में। हे गाइस, एक फन फैक्ट, अगर आपका EPF या BPF अकाउंट में 3 साल तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और आप रिटायर नहीं हुए हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन वहीं अगर आप रिटायर्ड हो जाते हैं और आपका अमाउंट मैच्योर हो जाता है, उस केस में ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं रहता है। अब आते हैं विड्रॉल पे। आप अपना पैसा या तो आफ्टर रिटायरमेंट या फिर बिफोर रिटायरमेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आपकी एज 58 साल है यानी कि 58 ईयर्स है, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंच चुके हैं, तब आप अपना EPF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा पूरा का पूरा लमसम अमाउंट मिलेगा प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। और जैसे कि हमने बताया, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको किसी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ती है एंड आपकी एज 54 ईयर्स है, उससे ज़्यादा है, देन EPFO आपको ये सुविधा देती है कि आप अपना पैसा तब भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पैसा सिर्फ 90% ही आप निकाल पाएंगे, बाकी का बचा 10% आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। तो सरकार ने कुछ कंडीशंस रखी हैं। आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशंस हैं जिनके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है। ये कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार है, जैसे कि घर में वेटिंग होना, हायर एजुकेशन, जॉब चली आना, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपको सरकार को बताना पड़ेगा एंड देन आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की काफ़ी ज़रूरत है तो बिफोर रिटायरमेंट भी आप अपना EPF का पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक सर्विस कर चुके हैं, ये एक ही कंपनी के लिए वैलिड रहेगा, एक कंपनी में आपको 5 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा किया है तब आप अपने EPF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक कंपनी में 5 साल नहीं बिताए हैं, 5 साल तक सर्विस नहीं की है, देन इस पैसे को निकालते हैं, तब इसे एक प्री मैच्योर विड्रॉल कहा जाएगा। और उस इंस्टेंसेस पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट के केस में भी सरकार आपको एक ऑप्शन देती है जिसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी EPF अकाउंट का या EPF फंड का 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहीं अगर आप 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या 2 महीने ज़्यादा के लिए अनएम्प्लॉयड है, तो आप अपना पूरा का पूरा EPF का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस, अभी के लिए EPF जो है EEE यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, आइए देखते हैं। टैक्स ऑन एम्प्लॉयर्स यानी आपकी कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें ये तो पता है कि आपकी कंपनी 12% कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी बेसिक प्लस DNS अलाउंस के साथ, लेकिन इसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा ही टैक्स से वंचित रहता है टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। 2020 के बजट पे इस पे एक लिमिट लगाई गई। अगर आपके एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन साल का 7.5 लाख से ज़्यादा है, तो इसका जो भी एक्सीड अमाउंट होगा उस पर आपको यानी कि एम्प्लॉय को टैक्स पे करना पड़ेगा, और इस पे जो भी इंटरेस्ट भी होगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है, अगर आपका एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने बताया 7.5 लाख से ज़्यादा है, उस पर आप कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ना कि उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि EPF में आपके एम्प्लॉयर्स का या फिर आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन साल का 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं जाए। अब आते हैं टैक्स के दूसरे पॉइंट पे, यानी कि टैक्स ऑन विड्रॉल। ये भी 2 पार्ट में हम समझते हैं। पहला, अगर आप अपना पैसा 5 साल से पहले निकालते हैं या फिर 5 साल के बाद निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एक कंपनी में नौकरी करते हुए 5 साल से कम हुए हैं और इस वक्त अगर आप अपना पैसा निकालते हैं, तो जैसे कि हमने बताया वो प्री मैच्योर विड्रॉल कहा जाएगा। और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, अगर आप 50,000 से कम विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे आपको TDS लगेगा, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप अपना पैन कार्ड उस टाइम पे सबमिट कर सकते हैं तो आपको सिर्फ 10% TDS कटेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और तब भी अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको उस समय का मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि आपकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है
ड्यू टू योर सीरियस इलनेस, या फिर आपकी कंपनी बंद हो जाती है, ऐसे केस में अगर आप अपना पीएफ का विड्रॉ करेंगे या पीएफ फंड से अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, उस टाइम पे आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये, अगर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, यानी कि आप अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच कर रहे हैं, उस पीरियड के टाइम फ्रेम पे अगर आप अपना पीएफ का विड्रॉ करते हैं, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स इम्प्लीकेशंस, यानी आपके अमाउंट विड्रॉ करने पे कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब स्विच कर रहे हैं, अपना पीएफ अकाउंट इस कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो भी हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। ये हो गए 5 साल से पहले विड्रॉ करने के केसेस। अगर आप अपना अमाउंट एक कंपनी में 5 साल तक जॉब करने के बाद निकालते हैं, उस टाइम पे आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। वीपीएफ एक सिंप्लीफाइड वर्जन है प्रोविडेंट फंड का, या आप कह सकते हैं ईपीएफ का एक एक्सटेंशन है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान है, काफ़ी अच्छे कवि हैं, तो उनका नाम रख देते हैं कवि। तो कवि महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं, यानी कि उनका बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस जो है वो 20,000 रुपये आता है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो ईपीएफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 12%। तो 12% ऑफ 20,000 हो गया 2,400 रुपये। अब कवि को लगा कि जो 2,400 रुपये में महीने कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो काफ़ी कम है, मुझे और कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है, वो है वीपीएफ, यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ में आप सिर्फ 12% तक कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो आपको ईपीएफ की जगह वीपीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ ही ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसा नाम वैसा काम, हमने एग्जांपल की तरफ से देख लिया। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको वीपीएफ के लिए ऑप्ट करना है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि वीपीएफ है क्या। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, कवि को 2,400 रुपये महीने के ईपीएफ में काफ़ी कम लग रहे थे। अब कवि जो है महीने का कंट्रीब्यूशन 6,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। तो इस पे क्या होगा, जो 2,400 रुपये हैं वो तो ईपीएफ में जाएंगे, और अगर कवि चाहें तो वीपीएफ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वीपीएफ में 6,000 माइनस 2,400, यानी कि कवि जो है 3,600 रुपये महीने के वीपीएफ में डालेंगे। और अगर आप चाहें तो वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन आप 100% तक भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपका बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का 100% अमाउंट आप वीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये होगी कंट्रीब्यूशन की बात। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि हमने बताया, वीपीएफ ईपीएफ का एक्सटेंशन ही है। आप एक तरह से इसको एक जुड़वा भाई समझिए। तो वीपीएफ में इंटरेस्ट रेट वही होगा जो कि ईपीएफ में होगा। अभी करेंटली ईपीएफ में 8.1% का इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली वही इंटरेस्ट रेट आपको वीपीएफ में भी मिलेगा। वीपीएफ की कंडीशंस, वीपीएफ की विड्रॉल कंडीशंस काफ़ी सिमिलर है ईपीएफ से। तो जैसे कि हमने लोगों ने देखा, ईपीएफ में आप पैसा निकाल सकते हैं वाइल चेंजिंग जॉब्स। 5 साल से पहले अगर आप करते हैं तो प्रीमेच्योर विड्रॉल कहा जाएगा। सिमिलरली वीपीएफ में भी सेम ही कंडीशंस है। आप वीपीएफ का अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एज ए लोन होगा और वो सिमिलर कंडीशंस होंगी। जैसे कि आपको अगर घर अपना रेनोवेट करना है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या फिर आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया, ईपीएफ और वीपीएफ एक तरह से जुड़वा है, मतलब काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों की सिमिलर है। और टैक्सेशन के मामले में भी वीपीएफ ई कैटेगरी में आता है, यानी कि आप अपना वीपीएफ का कंट्रीब्यूशन 80C के अंदर 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अपना वीपीएफ अकाउंट का पैसा 5 साल तक नहीं निकालते, तो उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा प्लस उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। एक आवश्यक सूचना, इस साल गवर्नमेंट ईपीएफ और वीपीएफ के लिए कुछ नई गाइडलाइंस लेके आई हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। पहला, अगर आपका साल का ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से कम है, उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन
अगर आपका EPF अकाउंट में साल का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तब उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अगर आपकी कंपनी या आपके एम्प्लॉयर आपके EPF या VPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसे केसेस में जो 2.5 लाख की लिमिट सरकार ने तय करी है उसे बढ़ा के सरकार ने 5 लाख की कर दी है। हे गाइस, तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको EPF एंड VPF सिंपल और आसान भाषा में समझा पाया हूँगा। अगर आपके इन टॉपिक्स को लेके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लाइक बटन को क्लिक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिले एंड वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। तब तक के लिए दिस इज़ हियर अनुज साइनिंग ऑफ। फिनवार्ता, गुड बाय।